हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ मेजर बेसिस के बारे में। नंबर 1, डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर 2, पॉपुलेशन फैक्टर। नंबर 3, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 4, एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड नंबर 5, ट्रांसपोर्ट। आइए हम एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड का पहला बेस है डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सबसे पहला रीजन है उन दोनों कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्सेज में पाए जाने वाले डिफरेंसेस। ये तो हम सभी जानते हैं कि दो कंट्रीज में मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। किसी भी कंट्री के फिजिकल फीचर्स जैसे कि उसकी जियोलॉजी, रिलीफ, सॉइल एंड क्लाइमेट वहां मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसी के बेस पर मिनरल रिसोर्सेज डिटरमाइन किए जाते हैं और ट्रोपोग्राफिकल डिफरेंसेस क्रॉप्स एंड एनिमल्स की डाइवर्सिटी को डिटरमिन करते हैं। लो लैंड्स पे ज्यादा एग्रीकल्चरल पोटेंशियल होता है, जबकि माउंटेन्स टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह माउंटेन एरियाज में टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है। दूसरा फैक्टर है मिनरल रिसोर्सेज। पूरे वर्ल्ड में मिनरल रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी किसी एक कंट्री में अलग तरह के मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं और किसी दूसरी कंट्री में अलग तरह के मिनरल रिसोर्सेज। किसी भी जगह के मिलने वाले मिनरल रिसोर्सेज वहां के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरह हर एक कंट्री का क्लाइमेट भी एक जैसा नहीं होता। किसी भी एरिया का क्लाइमेट वहां के फ्लोरा एंड फौना को इन्फ्लुएंस करता है और इसीलिए क्लाइमेट कई सारे प्रोडक्ट्स की डाइवर्सिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि वूल प्रोडक्शन कोल्ड रीजन्स में ही होता है। बनाना, रबर और कोकोआ ट्रॉपिकल रीजन्स में अच्छी तरह ग्रो कर पाते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड का दूसरा बेस होता है पॉपुलेशन फैक्टर। किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन फैक्टर से वहां के साइज, डिस्ट्रीब्यूशन और डाइवर्सिटी ऑफ पीपल भी दूसरी कंट्री से अलग होती है और इसी के बेसिस पर रिक्वायर्ड कमोडिटीज का ट्रेड किया जाता है। पॉपुलेशन फैक्टर में भी कुछ अलग अलग फैक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे कि कल्चरल फैक्टर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप हुए हैं जो पूरे वर्ल्ड में अप्रिशिएट किए जाते हैं और उनकी अच्छी खासी डिमांड भी बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना फिनिश्ड पोर्सलेन एंड ब्रॉकेट्स प्रोड्यूस करता है। ईरान में बनने वाले कार्पेट्स भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसी तरह नॉर्थ अफ्रीका के लेदर वर्क और इंडोनेशिया का बटिक क्लोथ महंगे हैंडीक्राफ्ट्स में शामिल है। पॉपुलेशन फैक्टर में दूसरा पॉइंट आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो कंट्रीज डेंसली पॉपुलेटेड है उनमें बड़े लेवल पर इंटरनेशनल ट्रेड देखा जा सकता है, मगर एक्सटर्नल ट्रेड थोड़ा कम रहता है क्योंकि ऐसी कंट्रीज में एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मेजर पार्ट लोकल मार्केट्स में ही लग जाता है। ऐसी कंट्रीज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो रहता है और ऐसे में कम ही लोग कॉस्टली इंपोर्टेड गुड्स परचेज करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का थर्ड बेस है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिफरेंट कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस में ट्रेड किए गए आइटम्स का नेचर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर के हिसाब से इंपॉर्टेंट कंट्रीज में मैन्युफैक्चर से रिलेटेड आइटम्स के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का ट्रेड किया जाता है, जबकि इंडस्ट्रियल कंट्री में मशीनरी और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं और फूड ग्रेन्स एंड अदर रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया जाता है। इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड का अगला बेसिस है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला कैपिटल इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट कर सकता है, खासकर ऐसी कंट्रीज में जहां माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग, हेवी इंजीनियरिंग, लंबरिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के बाद इंडस्ट्रियल कंट्रीज फूड स्टफ्स एंड मिनरल्स के इंपोर्ट को इंश्योर करती है और उनके फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट भी तैयार करती है और इस तरह ये पूरा साइकिल डिफरेंट नेशंस के बीच में ट्रेड को बढ़ावा देता है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अगला बेस है ट्रांसपोर्ट। एंशिएंट टाइम में सफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की कमी रहती थी, जिससे ट्रेड भी लोकल एरियाज तक ही लिमिटेड था क्योंकि बाहर जाने के लिए एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल था ही नहीं। केवल हाई वैल्यूज आइटम ही लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेड किए जाते थे। मगर टाइम के साथ साथ रेलवे, ओशन एंड एयर ट्रांसपोर्ट के एक्सपांशन के बाद और भी बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन एंड प्रिजर्वेशन अवेलेबल हो जाने के बाद से इंटरनेशनल ट्रेड भी डेवलप होता रहा। तो अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड किन अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी होता है, जिसे बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गई गुड्स के वॉल्यूम और सर्विसेज का रिकॉर्ड रखा जाता है। किस कंट्री में कितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट किया गया है और कितनी वैल्यूज की गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया गया है, ये उस कंट्री के बैलेंस ऑफ ट्रेड से ही पता चलता है।
अगर एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंपोर्ट से ज्यादा होती है तो कंट्री पॉजिटिव और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड शो करती है। लेकिन अगर इंपॉर्टेंस की वैल्यू एक्सपोर्ट से ज्यादा होती है तो कंट्री नेगेटिव या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड शो करती है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का सीरियस इम्प्लीकेशन देखने को मिलता है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब होता है कि कंट्री परचेसिंग से ज्यादा स्पेंड कर रही है, यानी उसकी अर्निंग कम है। लास्ट सेंचुरी में नेशंस के द्वारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आइटम्स और सर्विसेज भी चेंज हुए हैं। लास्ट सेंचुरी के स्टार्टिंग में प्राइमरी प्रोडक्ट्स का ट्रेड सबसे ज्यादा किया जाता था। बाद में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ने अपनी जगह बना ली और प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड ट्रेड को मैक्सिमम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के रूप में देखा जा सकता है। सर्विस सेक्टर में ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन और अदर इंडस्ट्रियल सर्विसेज इंक्लूडेड है। अब यहाँ आपसे पूछा जा सकता है, why is it detrimental for a nation to have a negative balance of payment? जिसका आंसर आपको पता ही है। Negative balance of payment indicates that for a country, the expenditure on imports is higher than the income from exports. This implies that a country is running down on its stock of foreign exchange, and it has to bank upon international loans for funding the payments of imports. किस कंट्री के किस तरह के ट्रेड की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह के इंटरनेशनल ट्रेड से उस कंट्री को बेनिफिट मिल सकता है, ये पूरी तरह से टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पर ही डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम इंटरनेशनल ट्रेड के डिफरेंट कैटेगरीज को जानते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट होता है बायलैटरल ट्रेड और सेकंड होता है मल्टीलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड 2 ही कंट्रीज के बीच में किया जाता है, यानी कि बायलैटरल ट्रेड में 2 कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट करती है और एक कंट्री रॉ मटेरियल सप्लाई करती है और दूसरी कंट्री से उसके बदले में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट परचेज कर लेती है। जबकि मल्टीलैटरल ट्रेड में कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व रहती है। मल्टीलैटरल ट्रेड में एक कंट्री कई अलग अलग कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर सकती है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक कंट्री जिस कंट्री से रॉ मटेरियल ले रही है उसी कंट्री को अपना मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सप्लाई भी करे। ट्रेड से जुड़े काफी सारे इश्यूज को क्लियर करने के लिए ग्लोबल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। 1948 में पूरे वर्ल्ड को हाई कस्टम्स टैरिफ से और कई अदर रेस्ट्रिक्शन से भी फ्री करने के लिए कुछ कंट्रीज के द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को फॉर्म किया गया। 1994 में सभी मेंबर कंट्रीज ने यह डिसाइड किया कि एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन का सेटअप किया जाना चाहिए जो डिफरेंट नेशंस के बीच में फ्री और फेयर ट्रेड को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे। इस तरह GATT यानी गैट 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसी अकेली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशंस के बीच में होने वाले ट्रेड के ग्लोबल रूल्स के साथ डील करती है। यह ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के लिए रूल्स भी सेट करती है और मेंबर नेशंस के बीच के डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करती है। इसके साथ साथ ही ऑर्गेनाइजेशन टेलीकम्युनिकेशन एंड बैंकिंग जैसी सर्विसेज के ट्रेड को भी कवर करती है और इंटेलेक्चुअल राइट्स जैसे इश्यूज को भी देखती है। हालांकि फ्री ट्रेड इफेक्ट से परेशान होकर कुछ कंट्रीज ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अपोज भी किया। जो कंट्रीज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड के इफेक्ट को लेकर परेशान थी, उनका कहना था कि फ्री ट्रेड ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ को प्रॉस्परस नहीं बना पाता। फ्री ट्रेड एक्चुअली रिच एंड पुअर कंट्रीज के बीच में एक बड़ी गल्फ क्रिएट करता है, जिससे रिच कंट्री और ज्यादा रिच होती जा रही है और पुअर कंट्री और भी ज्यादा पुअर। इसके बाद कई सारी डेवलप कंट्रीज ने अपने मार्केट डेवलपिंग कंट्री से आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए पूरी तरह ओपन नहीं किए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये आर्ग्यूमेंट भी रखे गए कि हेल्थ इश्यूज, वर्कर्स राइट और चाइल्ड लेबर एंड एनवायरनमेंट को इग्नोर किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। दिसंबर 2005 में 149 कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी। इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर्स में से एक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आंसर अब आपको पता है। Basic foundation of the World Trade Organization is to act as an international organization to deal with the global rules of trade between nations. It sets the rules for global trading and resolves disputes between member nations. It is a permanent institution for looking after the promotion of free and fair trade amongst nations. WTO also covers trade in services such as telecommunication and banking, and other issues such as intellectual rights.